नमस्कार। सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2014 मॉक 1 के विश्लेषण में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बार खंडवार विश्लेषण हम लोग देखते हैं। तो भारतीय परंपरा और संस्कृति के विषय से दो प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आए हैं जो कुल 10 मार्क्स के थे, यानी 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। भारतीय इतिहास से 9 क्वेश्चन आए हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन भारतीय इतिहास से आए हैं। विश्व इतिहास से 4 क्वेश्चन आए हैं जो 10 नंबर के थे, 10-10 नंबर के, यानी 40 नंबर के क्वेश्चन विश्व इतिहास से आए हैं। भारत का भूगोल से 2 प्रश्न आए हैं 10-10 नंबर के, अब 5 प्रश्न आए हैं 5-5 नंबर के, यानी जो टोटल कुल अंक है उसके 45 मार्क्स है। विश्व का भूगोल से एक प्रश्न 10 मार्क्स का आया है और 3 प्रश्न जो है वो 5 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 25 मार्क्स। सामाजिक मुद्दे यानी सोशल इश्यूज में 4 प्रश्न 10-10 नंबर के आए हैं, कुल 40 अंकों के आए हैं। इस प्रकार से कुल 10 अंकों के जो प्रश्न हैं वो 20 हो गए इसमें, और कुल 5 अंकों के जितने प्रश्न हैं वो 10 हो गए। दोनों को मिलाकर 250 अंकों का ये प्रश्न पत्र है। देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान की उल्लेखनीय विरासत रही है, विवेचना कीजिए। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान की उल्लेखनीय विरासत रही है, विवेचना कीजिए। तो भारत में धातु विज्ञान का प्रारंभ ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी से भी पूर्व हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। महिला नर्तकी की कांस्य प्रतिमा इस सभ्यता में धातु के प्रयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस काल में स्वर्ण, रजत तथा ताम्र धातुओं का भी प्रयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य के विभिन्न धातुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण में कुश, अयश या शाम धातु का उल्लेख है जो लौह हो सकता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान द्वितीय नगरीय क्रांति कृषि क्षेत्र में लौह के वृहद स्तर पर प्रयोग का परिणाम थी। इस काल में प्रचलित अर्थव्यवस्था की एक उल्लेखनीय विशेषता आहत सिक्कों का प्रयोग थी। लौह शस्त्रों तथा हथियारों का भी वृहद स्तर पर प्रयोग किया जाता था। अर्थशास्त्र में मौर्य काल के दौरान धातु तथा खानों के अध्यक्ष का उल्लेख है। मुद्रा, विभिन्न धातुओं के सिक्के, यानी प्रधान अर्थव्यवस्था मौर्योत्तर काल की अनंत विशेषता थी। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण, रजत तथा ताम्र के सिक्कों की ढलाई की तथा उन्हें जारी किया। कुठाली इस्पात के प्रारंभिक स्वरूप वुड्स का विकास भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व में किया गया। दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल में भारत में लौह प्रौद्योगिकी के विकास को प्रदर्शित करता है। नटराज की कांस्य मूर्तियों का निर्माण चोल शासनकाल की महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है। देखते हैं अगला प्रश्न। यद्यपि कालांतर में नरमपंथी राष्ट्रवादी अप्रासंगिक हो गए हैं, फिर भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय में उनका योगदान असंदिग्ध है। टिप्पणी कीजिए। नरमपंथी राष्ट्रवादी कालांतर में अप्रासंगिक हो गए क्योंकि आम जनता में उनकी आस्था नहीं थी। उन्होंने आम जनता के बीच कोई काम नहीं किया और इस प्रकार उसके बीच अपनी जड़ें नहीं जमा सके। वास्तव में वे राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ तालमेल नहीं बैठा सके। फिर भी उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। नरमपंथियों की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण थी। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन के आर्थिक हितों को साधने के लिए भारतीय संसाधनों के शोषण की स्पष्ट व्याख्या की। उन्होंने सिद्ध किया कि अंग्रेज भारत पर शासन भारत के कल्याण के लिए नहीं, जैसा कि अंग्रेज प्रचारित करते थे, वरन ब्रिटेन के हित के लिए कर रहे थे। उन्होंने समाज सुधार आंदोलनों में वृहद स्तर पर भाग लिया। कई नरमपंथी राष्ट्रवादी जैसे कि दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानडे, जी.के. गोखले आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलनों से निकटता से जुड़े थे। उन्होंने भारत के वैचारिक आधुनिकीकरण में भी योगदान किया। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी, जो कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा मंच बना। उन्होंने
ब्रिटिश भारतीय शासन के विरुद्ध संवैधानिक संघर्ष को प्रारंभ किया, जो बाद में जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, 1937 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने स्वराज की एक झलक प्रदर्शित किया, व्याख्या कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना है कि व्याख्या की बात बोली गई है। सन 1937 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को नाम मात्र की कार्यकारिणी शक्ति प्रदान की गई थी, फिर भी उन्होंने अपनी सीमाओं में रहते हुए आम भारतीयों की भलाई के लिए वह सब कुछ किया जो कि वे कर सकते थे। मंत्रिमंडलों के सदस्यों ने अपना वेतन 2000 रुपये प्रति माह से घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को पुनः बहाल करने के लिए कई कदम उठाए। प्रेस के विरुद्ध सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने से वंचित करने के लिए समाचार पत्रों की काली सूची समाप्त कर दी गई। उन्होंने बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों सहित हजारों राजनीतिक बंदियों को कारागारों से रिहा कर दिया। उन्होंने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के हितों को संरक्षण के लिए विभिन्न प्रांतों में कई काश्तकारी अधिनियम पारित किए। उन्होंने साहूकारों के विरुद्ध कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए कई कठोर कानून पारित किए। उनका रुख सामान्यतः औद्योगिक शांति को प्रोत्साहन देने के साथ साथ मजदूर समर्थक था। उन्होंने कारखानों में हड़ताल से बचने के लिए मध्यस्थता तंत्र स्थापित किया। समाज सुधार के कार्य भी किए गए। अछूतों की उन्नति तथा सशक्तिकरण के लिए कई अधिनियम पारित किए गए। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों से दृढ़ता तथा सफलतापूर्वक निपटा। भारत में समाज सुधार आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सिस्टर निवेदिता की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देखिए, सिस्टर निवेदिता, जिनको मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल के नाम से जाना जाता था, स्कॉट आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्होंने भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन तथा राष्ट्रीय आंदोलन में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने लोगों को अपनी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। उनकी विद्यार्थियों में विधवाएं तथा वयस्क महिलाएं भी थी। उन्होंने नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सिलाई कढ़ाई, प्राथमिक चिकित्सा तथा परिचर्या की भी शिक्षा प्रदान की। वे लेखन करके तथा व्याख्यान देकर धनार्जन करती थी तथा उस धन से विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। उन्होंने सभी जाति की भारतीय महिलाओं की दशा में सुधार करने के लिए कार्य किया। वे जन्मना पाश्चात्य महिला तथा स्वामी विवेकानंद की शिष्या होने के अपने दोहरे परिचय के कारण कई ऐसे कार्य करने में समर्थ हो सकी जिन्हें कोई भारतीय नहीं कर सकता था। उन्होंने भारतीय इतिहास के ज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञान को प्रोत्साहित करने में सक्रिय रुचि ली। वर्ष 1899 में कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर उन्होंने मरीजों की परिचर्या की, बीमारी वाले क्षेत्रों की साफ सफाई करवाई और युवाओं को स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी प्लेग राहत गतिविधियों में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील जारी की और निवेदन किया। उनका निष्कर्ष था कि भारत को विकास करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना आवश्यक था। अतः उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध किया। उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों के मन में दैनिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को जगाने का अत्यधिक प्रयास किया। उन्होंने क्रांतिकारियों को आर्थिक तथा गमनागमन में सहायता प्रदान की और वे उन्हें सतर्क करने के लिए सरकारी कर्मचारियों से अपने संपर्कों का प्रयोग करती थी। उन्होंने अरविंद घोष के राष्ट्रवादी समाचार पत्र कर्मयोगी का संपादन किया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 ए।
भारतीय लोक चित्रकला संस्कृति की समृद्ध विविधता को प्रस्तुत करती है, टिप्पणी कीजिए। भारतीय लोक चित्रकला संस्कृति की समृद्ध विविधता को प्रस्तुत करती है, इस पर हमें टिप्पणी करनी है। तो देखिए, लोक चित्रकलाएं स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों का भाग होती हैं। चूंकि भारत में समृद्ध सांस्कृतिक विविधता है, अतः यहाँ लोक चित्रकलाएं विभिन्न संस्कृतियों का परिचय देती हैं। लोक चित्रकलाओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। राजस्थान की फाड़ चित्रकला में ऐतिहासिक नायकों जैसे गोगा चौहान, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़ आदि को प्रदर्शित किया जाता है। महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला वैवाहिक रीति रिवाजों को प्रदर्शित करती है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की मधुबनी चित्रकला का मुख्य विषय हिंदू देवी देवताओं जैसे भगवान कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि का चित्रण करना है और यह विभिन्न आधारों जैसे कपड़ा, हस्त निर्मित कागज और कैनवस पर बनाई जाती है। भक्ति आंदोलन से प्रेरित उड़ीसा की पट चित्रकला का मुख्य विषय भगवान जगन्नाथ के जीवन से संबंधित है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की है और मध्य प्रदेश की गोंड चित्रकला आदिवासी चित्रकला। अगला प्रश्न इसी का दूसरा भाग है, बी भाग। ताजमहल मुगल काल के दौरान विकसित वास्तुकला की सभी विशेषताओं को प्रतिबिंबित करता है, विवेचना कीजिए। ताजमहल मुगल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के उपरांत उसके स्मारक के रूप में करवाया था। इसमें केंद्रीय गुंबद, 4 सुंदर मीनारें, प्रवेश द्वार, पच्चीकारी का कार्य तथा भवन के चारों ओर बाग है। ताजमहल का डिजाइन हुमायूं के मकबरे से सर्वाधिक प्रभावित है। स्वर्गिक बाग या 4 बाग की अवधारणा मुगलों द्वारा तैमूरी बाग के रूप में फारस से ली गई थी। मीनारों के कुछ प्रारंभिक रूप अकबर तथा जहांगीर के मकबरों में मिलते हैं। शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला का प्रतीकात्मक तत्व अपने चरम पर पहुंच गया। ताजमहल को पृथ्वी पर स्वर्गीय आत्मा के आवास की प्रतिकृति के रूप में कल्पित किया गया। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 6। स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद भारत का सुदृढ़ीकरण चिंता का एक प्रमुख कारण थी, टिप्पणी कीजिए। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत के सुदृढ़ीकरण के मार्ग में कई सारी चुनौतियां थी और तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय राजनीतिज्ञों तथा प्रशासकों को पूर्ण धैर्य तथा उच्च दक्षता बनाए रखने, विभाजन के बाद भारत तथा देशी रियासतों को एक एकीकृत प्रशासन के अंतर्गत लाना प्रमुख मुद्दा था। हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर तथा जूनागढ़ की रियासतों का विलय एक अन्य मुद्दा था। गोवा और पौंडीचेरी अभी भी विदेशी शासन के अधीन थे। विभाजन के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगे बड़ी चिंता का कारण थे। सांप्रदायिक संगठन तथा उनकी घृणा की विचारधारा भारत सरकार के सम्मुख बहुत बड़ी चुनौती थी। नवनिर्मित पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाना था। पाकिस्तान ने आरंभ से ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया और कश्मीर के भारत में विलय के मुद्दे पर युद्ध प्रारंभ कर दिया तथा वामपंथी संगठनों ने स्वतंत्र भारत की सरकार की वैधता को चुनौती दी और इसके विरुद्ध लंबे समय तक आंदोलन किया। देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यद्यपि भारत में आर्थिक नियोजन अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। विवेचना कीजिए। इसका उत्तर निम्न प्रकार होगा कि भारत में आर्थिक नियोजन निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर जोर देने के साथ द्रुत औद्योगिकरण के लिए, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा उन्हें विस्तारित करने के लिए, समावेशी आर्थिक विकास
सुनिश्चित करने तथा लोगों के बीच आर्थिक असमानता को कम करने के लिए नियोजन अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका है और इसकी असफलता को निम्नलिखित प्रकार से उल्लेखित किया जा सकता है। जैसे कि बड़े पैमाने पर गरीबी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, आवश्यक मात्रा में रोजगारों का सृजन नहीं किया जा सका है, लोगों के बीच आर्थिक असमानताएं कम नहीं हुई हैं, भूमि सुधार समुचित रूप से लागू नहीं किए गए हैं। फिर भी नियोजन को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली। इसने निवल घरेलू उत्पाद, बचत और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की, देश उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के साथ साथ कई आधारभूत तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों में आत्मनिर्भर हो गया है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई, विविधीकृत औद्योगिकृत संरचना की स्थापना हुई है, परिवहन, सिंचाई तथा दूरसंचार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसने शैक्षिक क्षेत्र तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों की संख्या में वृद्धि को प्रोत्साहित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक विकास की आवश्यकताओं ने अपरिहार्य भूमिका का निर्वहन किया। टिप्पणी कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति का प्रयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास के एक साधन के रूप में किया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों के नेतृत्व वाले गुटों से आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए गुट निरपेक्ष नीति का अनुकरण किया। पश्चिम एशियाई देशों से इसके संबंध ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोलियम की आयात की आवश्यकता पर निर्भर है। देश की सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए पड़ोसी देशों से मित्रवत संबंध विकसित करने के लिए तथा पारस्परिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भारत ने क्षेत्रीय संगठनों जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के गठन के में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसने आर्थिक लाभ के गठित विभिन्न बहुराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य बनने की नीति का अनुकरण किया। इसने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ करीबी संबंध विकसित करने के लिए 1990 के दशक में पूर्व की ओर देखो यानी लुक ईस्ट पॉलिसी की नीति अपनाई। इसने नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए तथा अपने विशिष्ट आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों जैसे कि इब्सा, जो कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना हुआ है, तथा ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के गठन में सक्रिय रूप से भाग लिया। अपने आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने तथा विस्तारित करने के लिए यह फोकस मार्केट स्कीम के अंतर्गत अब तक अनदेखा किया जाता रहे देशों तथा क्षेत्रों के साथ अपने संबंधों का विकास कर रहा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 9। उन परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने भारत में हरित क्रांति को आवश्यक बना दिया। इसकी सफलता व समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उच्च उत्पादकता वाले बीजों, अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों, सिंचाई के प्रयोग से खाद्य उत्पादन में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई, यद्यपि इसका परिणाम पूरी तरह से 1980 के दशक में मिला। भारत में हरित क्रांति को लागू करने के निम्नलिखित कारण थे। बढ़ती हुई जनसंख्या की लगातार बढ़ती हुई खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के आयात पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता था। मानसून आधारित कृषि उत्पादन की मात्रा की अनिश्चितता, चीन तथा पाकिस्तान के साथ युद्धों तथा सीमा विवाद के कारण बढ़ता हुआ प्रतिरक्षा व्यय, संयुक्त राज्य द्वारा प्रस्तावित खाद्यान्न सहायता के साथ जुड़ी हुई कठिन तथा अस्वीकार्य शर्तें। हरित क्रांति ने खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की तथा 1980 के दशक में भारत अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर हो गया। इसने
ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि तथा क्रय शक्ति में वृद्धि की और इस प्रकार औद्योगिक उत्पादन को भी बढ़ावा दिया। इसने खाद्यान्न आयात के लिए व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा की बचत की। फिर भी इसके नकारात्मक आयाम भी है। इसने केवल खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि की, दालों, सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पादों को इससे लाभ नहीं हुआ। क्रांति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब को सर्वाधिक लाभ हुआ। अन्य क्षेत्रों को या तो कम लाभ हुआ या वे उपेक्षित रहे और इस प्रकार इसने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक खाई पैदा की। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। चीन ने वर्ष 1962 में पंचशील समझौते की भावना को आहत किया और यह अभी तक पुनः प्राप्त नहीं की जा सकी है। विवेचना कीजिए। वर्ष 2014 में भारत और चीन पंचशील समझौते, जो कि दोनों देशों के बीच वर्ष 1954 में किया गया था, कि 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, पारस्परिक लाभ के लिए समानता और सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। किंतु चीन ने समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, जब इसने 1962 में भारत पर आक्रमण किया, तोड़ दी थी। चीन ने 1965 तथा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान का पक्ष लिया। दोनों देशों के बीच विश्वासों की पुनर्बहाली का प्रारंभ 1988 में हुआ, जब तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। दोनों देशों ने साझा हितों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों में हाथ मिलाना प्रारंभ किया। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के विरुद्ध एक आर्थिक संगठन ब्रिक्स, जो ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के से बना है, उसके गठन में भाग लिया। दोनों देश कई बार विश्व व्यापार संगठन में तथा अन्य आर्थिक मंचों पर पश्चिमी देशों के विरुद्ध विकासशील देशों के हितों के संरक्षण के लिए एक साथ खड़े हुए। फिर भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो दोनों देशों के बीच अविश्वास का भाव उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद प्रमुख समस्या है। चीनी सेना प्राय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती रहती है। चीन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। दक्षिण चीन सागर में भारत की उपस्थिति को उस क्षेत्र में अपने लिए चुनौती मानता है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में चीन की आर्थिक गतिविधियां कभी कभी भारत के विरुद्ध प्रतीत होती हैं तथा हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति भी भारत की चिंता का एक कारण है। देखते हैं प्रश्न संख्या 11। औद्योगिक क्रांति ने पश्चिमी यूरोप का त्वरित आर्थिक विकास किया, यद्यपि यह एशिया तथा अफ्रीका के औपनिवेशीकरण का भी कारण बनी। विश्लेषण कीजिए। ब्रिटेन में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का बहुत जल्दी ही पश्चिमी यूरोप के शेष देशों जैसे बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस आदि में प्रसार हुआ। इसने उत्पादन के तरीके तथा मात्रा में जबरदस्त परिवर्तन किया, किंतु इसने एशिया तथा अफ्रीका में पश्चिमी यूरोप का औपनिवेशिक प्रसार भी किया। अधिक लाभ से प्रेरित औद्योगिक उद्देश्यों को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल सस्ते दामों पर चाहिए था तथा और अपना अधिशेष औद्योगिक उत्पाद महंगे दामों पर बेचना था। स्वामी देश के हित में किसी देश के आर्थिक संसाधनों का शोषण करने के लिए उस देश पर राजनीतिक एकाधिकार बेहतर विकल्प था, क्योंकि स्वामी देश अपने औपनिवेशिक बाजार से अन्य प्रतिस्पर्धियों को आसानी से बाहर कर सकता था। औद्योगिकरण ने यूरोपीय देशों को मध्यकालीन तथा प्राचीन कालीन तकनीकियों का प्रयोग करने वाले एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के मुकाबले में तकनीकी बढ़त एवं प्रगति प्रदान की।
18वीं तथा 19वीं शताब्दियों के दौरान एशियाई और अफ्रीकी देश तकनीकी रूप से पिछड़े हुए और आधुनिक आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से अपरिचित थे और इस प्रकार वे उपनिवेश बनाए जाने के लिए औद्योगिकीकृत यूरोपीय देशों के लिए आसान शिकार थे। अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए औद्योगिकीकृत यूरोपीय देश एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण की अंधी दौड़ में सम्मिलित हो गए और उन्होंने लगभग पूरे अफ्रीका तथा एशिया के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया। प्रश्न संख्या 12, जैसा कि मित्र राष्ट्रों ने प्रचारित किया था, केवल जर्मनी ही प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं था, वरन अन्य प्रमुख यूरोपीय शक्तियां भी युद्ध के लिए समान रूप से उत्तरदायी थी। टिप्पणी कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने युद्ध का सारा उत्तरदायित्व जर्मन गठबंधन विशेषकर जर्मनी पर डाल दिया। यह प्रचार किया कि युद्ध जर्मन गठबंधन ने प्रारंभ किया, जबकि वे युद्ध में जर्मन गठबंधन के आक्रमण के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा के लिए सम्मिलित हुए। किंतु युद्ध से ठीक पूर्व यूरोप में विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करने से यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि युद्ध के लिए तत्कालीन सभी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां उत्तरदायी थी। यूरोपीय औपनिवेशिक राष्ट्रों के बीच संघर्ष का एक प्रमुख कारण अधिक से अधिक उपनिवेशों पर कब्जा करना था और सभी प्रमुख राष्ट्र औपनिवेशीकरण में संलग्न थे। युद्ध से पूर्व की गई गुप्त संधियां भी युद्ध का एक कारण मानी जाती हैं और सभी प्रमुख राष्ट्र इन संधियों के सदस्य थे। युद्ध से पूर्व सभी राष्ट्र युद्ध की तैयारियां कर रहे थे और सभी अपनी अपनी तैयारी को विरोधियों के विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक तैयारी कहकर उचित ठहरा रहे थे। युद्ध का एक कारण उग्र राष्ट्रवाद युद्ध से पूर्व अखिल यूरोपीय चरित्र बन चुका था तथा पराजित राष्ट्रों के उपनिवेशों को प्राप्त करने की संभावना ने भी राष्ट्रों को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, दो विश्व युद्धों के बीच आयोजित निरस्त्रीकरण सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध को टाल नहीं सके, विवेचना कीजिए। दो विश्व युद्धों के बीच शांति बनाए रखने, प्रतिरक्षा व्यय को घटाने तथा सशस्त्र संघर्ष को टालने के लिए कुछ निशस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किए गए। प्रमुख राष्ट्रों की नौसैनिक शक्ति को सीमित करने के लिए सन 1922 में वॉशिंगटन सम्मेलन का आयोजन किया गया, किंतु इसने केवल युद्ध पोतों की संख्या तथा मात्रा को कम किया, नौसेनाओं तथा युद्ध पोतों की गुणात्मक क्षमता को नहीं। इसने केवल युद्ध पोतों की संख्या तथा मात्रा को कम किया, नौसेनाओं तथा युद्ध पोतों की गुणात्मक क्षमता को कम नहीं किया। फिर भी यह एकमात्र सम्मेलन था जो आंशिक रूप से सफल रहा। नौसैनिक निशस्त्रीकरण पर चर्चा करने के लिए तथा सन 1921-22 में वॉशिंगटन सम्मेलन में की गई संधियों की समीक्षा करने के लिए सन 1930 में एक सम्मेलन बुलाया गया। फरवरी 1932 में जेनेवा में राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इसमें 60 राष्ट्रों ने हिस्सा लिया, किंतु यह असफल हो गया। इसकी असफलता का प्रमुख कारण फ्रांस और जर्मनी के बीच सहमति ना होना था। सन 1930 की संधि के संबंध में दिसंबर 1935 में लंदन में एक और सम्मेलन हुआ। सभी सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असमर्थ सिद्ध हुए। सभी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की सैन्य क्षमता को नियंत्रित करना और कम करना चाहते थे, किंतु वे स्वयं ऐसा नहीं करना चाहते थे। राष्ट्रों के बीच एक अविश्वास का वातावरण भी था और इसने निशस्त्रीकरण की भावना को हतोत्साहित किया। जर्मनी और इटली में राजनीतिक परिवर्तन तथा जापान के तत्कालीन रुख ने शेष विश्व के लिए पुनः संकट उत्पन्न कर दिया और ऐसे माहौल में निशस्त्रीकरण के जो प्रयास थे वो
अप्रासंगिक हो गए। देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। रूसी क्रांति के परिणाम केवल रूस तक सीमित नहीं थे, वरन उन्होंने शेष विश्व को भी पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प के रूप में प्रभावित किया। विवेचना कीजिए इसकी। सन 1917 में हुई रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध की प्रमुख घटना थी, जिसने शेष विश्व को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। क्रांति के बाद गठित किसानों, मजदूरों और सैनिकों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाली समाजवादी अथवा साम्यवादी सरकार ने शेष विश्व में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों को प्रेरित किया। नई सोवियत सरकार ने औपनिवेशिक प्रणाली का विरोध किया और इसने विभिन्न उपनिवेशों में स्वतंत्र आंदोलनों का समर्थन किया। इसने पश्चिमी राष्ट्रों की सरकारों को उनके देशों में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कानून पारित करने के लिए बाध्य किया। इसने सर्वहारा सरकार का गठन किया, जिसमें अभिजात्य और पूंजीपति सम्मिलित नहीं थे। सोवियत सरकार को वास्तविक जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की सरकार माना गया। इसने समाज के समावेशी आर्थिक विकास का समाजवादी प्रतिदर्श लागू किया, जिसे बाद में तृतीय विश्व के कई राष्ट्रों ने अपनाया। इसने विश्व का पूंजीवादी तथा समाजवादी खेमों में विभाजन किया। चीन, क्यूबा और वियतनाम में साम्यवादी सरकारों का गठन रूसी क्रांति से प्रेरित था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न संख्या 15। महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार भारत में अभी भी एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। विश्लेषण कीजिए। महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार भारत में अभी भी एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, इसका विश्लेषण करना है। देखिए, यद्यपि मानव तस्करी कानून प्रतिबंधित है, फिर यह भारत में महत्वपूर्ण समस्या है। विशेषकर विभिन्न उद्देश्यों के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है। तस्करी किए जाने वाले लोगों का प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, फिर भी अनुमान है कि इससे 2 से 6.5 करोड़ भारतीय प्रभावित हैं। देश के अंदर महिलाओं और लड़कियों की तस्करी वेश्यावृत्ति के लिए की जाती है। महिलाओं और लड़कियों की तस्करी विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात बहुत अधिक है, जबरन विवाह के लिए की जाती है। बच्चों की बड़ी संख्या में तस्करी बंधुआ श्रम जैसे कारखानों में मजदूरी, घरेलू नौकर, भीख मांगने और कृषि श्रमिक के लिए की जाती है। आतंकवादी तथा लड़ाकू समूहों द्वारा बच्चों का प्रयोग सशस्त्र लड़ाकुओं के रूप में भी किया जाता है। भारत वेश्यावृत्ति के लिए नेपाल और बांग्लादेश से की जाने वाली महिलाओं की तस्करी का भी गंतव्य है, जबकि वेश्यावृत्ति के लिए पश्चिमी एशिया में भारतीय महिलाओं की तस्करी की जाती है। अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, बंधुआ श्रम उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम पारित करने के अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने तस्करी किए लोगों के लिए पुनर्वास पैकेजों की व्यवस्था की है। फिर भी ये सारे उपाय तस्करी की समस्या से निपटने के लिए अपर्याप्त है तथा इस चुनौती से निपटने के लिए आम लोगों की जागरूकता तथा भागीदारी अधिक प्रभावी उपाय है। देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर बड़े पैमाने पर उत्प्रवासन की समस्या से निपटने का एकमात्र उपाय स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगारों का सृजन है। टिप्पणी कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास रोजगार के लिए करते हैं, मुख्यतः बेहतर रोजगार के लिए या नया कारोबार शुरू करने के लिए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेहतर अवसर प्रवास का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी लोगों को नगरीय क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए प्रेरित करती है। पर्याप्त रोजगारों को सृजन करके प्रवास की समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है।
स्थानीय स्तर पर वांछित रोजगार की उपलब्धता प्रवास की समस्या को नियंत्रित करेगी। यदि लोग स्थानीय रोजगार से अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करेंगे तो वे अपना घर छोड़ने में रुचि नहीं लेंगे। पर्याप्त रोजगारों से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और वे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवाओं के लिए अधिक व्यय करने में समर्थ होंगे। शिक्षा पर व्यय में वृद्धि से गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, विशेषकर निजी क्षेत्र में, के लिए अवसर उत्पन्न होगा और इससे शिक्षा के लिए होने वाले प्रवास में कमी आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले व्यय में वृद्धि से भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य अवसंरचना की स्थापना, विशेषकर निजी क्षेत्रों में, के लिए प्रेरणा मिलेगी। आय में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांडेड औद्योगिक उत्पादों की निरंतर मांग होगी, जिससे और अधिक आर्थिक विकास उत्प्रेरित होगा। इस प्रकार एक विकास चक्र प्रारंभ हो जाएगा जो लोगों के प्रवास में कमी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। भारत में विश्व की युवा जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात है और यह जनसंख्या विकास तथा शक्ति का बृहत्तर संसाधन बन सकती है। युवा जनसंख्या को समर्थ संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के उपायों को विवेचना कीजिए। प्रत्येक तीसरा शहरी भारतीय युवा है। सन 2020 तक भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश होगा, जहां कुल जनसंख्या का 64%, जिसकी आयु का मध्य 29 वर्ष होगा, भाग कार्यशील समूह में होगा। किंतु पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल के अभाव में यह जनसंख्या देश पर भार बन जाएगी। युवा जनसंख्या को समर्थ संसाधन में परिवर्तित करने के लिए कुछ उपाय निम्नलिखित है। युवाओं को समुचित प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में गुणवत्ता युक्त शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश तथा युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना, विकास आधारित तथा आवश्यक मात्रा में रोजगारों के सृजन के लिए आधारभूत संरचना में भारी निवेश, युवाओं की क्षेत्रीय विशेषताओं को अधिकतम उपयोग करने के लिए औद्योगिक तथा आर्थिक केंद्रों का विकेंद्रीकरण तथा विविधीकरण करना, युवाओं के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में युवाओं को सम्मिलित करना, सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए युवाओं को नैतिक प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध विधायन की अपेक्षा जमीनी स्तर पर जन सामान्य की भागीदारी कहीं अधिक परिणामदायक होती है। उन उपायों की विवेचना कीजिए जो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध किए जाने चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या गर्भस्थ कन्या को जन्म न देने के लिए किया जाने वाला गर्भपात है। यह भारत में असंतुलित लिंग अनुपात का एक प्रमुख कारण है। मैकफर्सन का अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख गर्भपात केवल इसलिए किए जाते हैं क्योंकि गर्भ में कन्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या एक नए प्रकार का अपराध है जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में सस्ती अल्ट्रासाउंड तकनीक के आगमन के बाद हुई। जन्म पूर्व लिंग निर्धारण तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा इस कृत्य के लिए दंडित करने के लिए भारत सरकार ने प्रसव पूर्व जांच तकनीक दुरुपयोग का विनियमन एवं निवारण अधिनियम 2004 पारित किया। अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए। अपराधियों को दंडित करना सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रक्रिया तथा विशेष न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए। लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें इसके कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या को मानवता के विरुद्ध सामाजिक अपराध घोषित किया जाना चाहिए और अपराधियों के विरुद्ध सामाजिक उपाय जैसे कि सामाजिक बहिष्कार अपनाया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा तथा प्रेरणा देकर परिवारों की बुजुर्ग महिला सदस्य कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। ये 2 भागों में है। इसका पहला भाग ए भाग को देखते हैं। समुद्री मत्स्य क्षेत्र की जलवायु की उल्लेखनीय विशेषताएं क्या है? विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रमुख समुद्री मत्स्य क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में ठंडी धाराओं के पास पाए जाते हैं।
ये क्षेत्र प्राय वहां स्थित है जहां ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पूर्वोत्तर अटलांटिक क्षेत्र में डॉगर बैंक, पश्चिमोत्तर अटलांटिक क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड के आसपास का क्षेत्र, पश्चिमोत्तर प्रशांत क्षेत्र में बेरिंग सागर से पूर्वी चीन सागर तक। यह विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। पेरू तथा चिली का समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जहां हम्बोल्ट की धारा प्लैंकटन के विकास के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करती है। यद्यपि यहाँ महाद्वीपीय शिल्प संकरी है। देखते हैं प्रश्न संख्या 19 का दूसरा भाग, बी भाग। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में घास के मैदानों के महत्व की विवेचना कीजिए। वैश्विक खाद्य सुरक्षा में घास के मैदानों के महत्व की विवेचना कीजिए। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र के 37% भाग में विस्तृत घास के मैदान वैश्विक खाद्य सुरक्षा में अनन्य भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे मांस एवं दुग्ध उत्पादों के लिए पाले जाने वाले पशुओं की भोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन गरीबों के लिए आय का स्रोत तथा खाद्य सुरक्षा का आधार है। पशुपालन कई सारे घास के मैदानों से उपलब्ध होने वाला आय का एकमात्र स्रोत है। इसके अतिरिक्त घास के मैदान अन्य वस्तुएं एवं सेवाएं जैसे वन्य खाद्य, ऊर्जा तथा वन्य जीवों के लिए अधिवास प्रदान करते हैं। घास के मैदान कई प्रमुख नदी प्रणालियों के लिए जल संग्रहण तथा जल संरक्षण का भी कार्य करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, उसका पहला भाग ए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व एक साझे मंच पर आने के लिए बाध्य हुआ है। टिप्पणी कीजिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व एक साझे मंच पर आने के लिए बाध्य हुआ है। टिप्पणी कीजिए। यद्यपि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक परिघटना है और यह औद्योगिकरण पूर्व काल में भी होती रही है, फिर भी वर्तमान में मानवीय कार्यकलापों के कारण इसके प्रतिकूल प्रभावों की तीव्रता में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्सर्जन, निर्वनीकरण, समुद्र तटीय क्षेत्रों का आर्थिक विकास तथा पर्वतीय क्षेत्रों का पर्यटन केंद्रों के रूप में विकास ऐसे प्रमुख कारण हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन की दर में वृद्धि की है। आर्थिक विकास की गतिविधियां वैश्विक स्तर पर हो रही हैं और वे जलवायु परिवर्तन में योगदान कर रही हैं। राष्ट्रीय सीमाओं से भिन्न जलवायु साजिक राष्ट्रीय सीमाओं से भिन्न जलवायु साझी वैश्विक संपदा है और यह अविभाज्य है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपायों को वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने की आवश्यकता है। उत्तरी भारतीय मैदान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। विवेचना कीजिए। ये प्रश्न संख्या 20 का दूसरा भाग है, बी भाग। उत्तरी भारतीय मैदान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। विवेचना कीजिए। देखिए, गंगा के मैदान के नाम से भी प्रसिद्ध उत्तरी भारतीय मैदान एक विस्तृत मैदान है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा पूर्व में 150 किलोमीटर से लेकर पश्चिम में 300 किलोमीटर तक चौड़ा है। यहाँ प्रचुर मात्रा में विविध कृषि खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है। यहाँ बड़ी मात्रा में विविध खाद्यान्नों, दालों, फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है। कच्चे माल का पर्याप्त उत्पादन होने के कारण यहाँ पर किफायती लागत पर बड़े पैमाने पर विविधीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। यहाँ पाया जाने वाला उच्च जनसंख्या घनत्व प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादों के लिए अच्छा बाजार सिद्ध हो सकता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। वैश्विक तापन के कारण द्वीपीय देश साझे संकट का सामना कर रहे हैं। वे किस प्रकार इस संकट से अपना बचाव कर सकते हैं? वैश्विक तापन के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के कारण द्विपक्षीय देश, विशेषकर निम्न भूमि वाले
जैसे मार्शल, किरीबाती, मालदीव आदि विलीन हो सकते हैं। पिछले वर्ष इन द्वीपीय देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में से जलवायु परिवर्तन को, जिसके कारण द्वीपीय देशों के अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न हो गया है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट घोषित करने की अपील की। इन देशों को अपनी सुरक्षा के लिए बहुआयामी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें वैश्विक तापन के संकट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तथा पर्यावरण मित्र तकनीक अपनाने के लिए वैश्विक अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्हें विभिन्न देशों को वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के लिए साझा उपाय जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अपनी समुद्र तटवर्ती सीमाओं पर बांध बनाना समस्या का अल्पकालिक समाधान हो सकता है। अपनी जनसंख्या के पुनर्वास के लिए वे अन्य देशों से अल्प जनसंख्या या जनविहीन क्षेत्रों को खरीद सकते हैं, यद्यपि इसके लिए अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। इसका पहला भाग ए भाग को देखते हैं। 22A प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय श्रेणियों की तुलना में पूर्वी हिमालय श्रेणियां वनस्पति से अधिक समृद्ध क्यों है? देखिए, पश्चिमी हिमालय श्रेणियों की तुलना में पूर्वी हिमालय श्रेणियां निम्नलिखित कारणों से वनस्पतियों से अधिक आच्छादित हैं। पश्चिमी हिमालय श्रेणियों की तुलना में पूर्वी हिमालय श्रेणियों पर वर्षा अधिक होती है। पश्चिमी हिमालय श्रेणियों की तुलना में पूर्वी हिमालय श्रेणियों की मुद्रा में जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अतः यह अपेक्षित रूप से अधिक उर्वर है। पश्चिमी हिमालय श्रेणियों की तुलना में वे पूर्वी हिमालय श्रेणियों की जलवायु वनस्पति के विकास के लिए अधिक अनुकूल है। प्रश्न संख्या 22B को देखते हैं। उन भौगोलिक दशाओं को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण मालवा क्षेत्र भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। प्राय द्वीपीय पठार का भाग मालवा क्षेत्र निम्नलिखित कारणों से एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मुख्य मृदा काली मृदा है, जिसमें लौह का उच्च अंश पाया जाता है और जिसमें नमी धारण करने की उच्च क्षमता के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यहाँ कपास उत्पादन के लिए आवश्यक अवधि तक उच्च तापमान वाली रहती है। यहाँ कपास के विकास तथा चुनाई के लिए आवश्यक पालर रहित दिन होते हैं। यहाँ कपास चुनने के लिए, जिसका अभी तक यंत्रीकरण नहीं हुआ है, सस्ता श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। ये दो भाग में दोबारा से। तो पहले भाग को देखते हैं 23A। भारत का रेशम उद्योग दूसरा सर्वाधिक रेशम उत्पादक उद्योग है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 18% का योगदान करता है। फिर भी भारत की कच्चे रेशम आवश्यकता इसके वर्तमान उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है। क्यों? देखिए, भारत में कच्चे रेशम की आवश्यकता इसके वर्तमान उत्पादन की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि भारतीय रेशम उत्पादों की मांग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बहुत अधिक है। भारतीय रेशम वस्त्र उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कच्चे रेशम का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है। कच्चे रेशम का एक बड़ा भाग घरेलू रेशम उद्योग की आपूर्ति करने के बजाय निर्यात कर दिया जाता है। रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए जमीनी स्तर पर अभी भी समुचित नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है। उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार की कमी के कारण भी कच्चे रेशम का उत्पादन कम है। देखते हैं प्रश्न 23 का दूसरा भाग, बी भाग। ये प्रश्न है, लौह तथा इस्पात उद्योग इंजीनियरिंग तथा अन्य उद्योगों के विकास का आधार है। भारत तथा विश्व में लौह तथा इस्पात उद्योग के वितरण की विवेचना कीजिए। लौह एवं इस्पात उद्योग का वितरण कच्चे पदार्थों की उपलब्धता, बाजार तथा जल पत्तन की सुविधा आदि पर निर्भर करता है। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का वितरण निम्नलिखित है। पश्चिम बंगाल में बर्नपुर एवं दुर्गापुर, झारखंड में बोकारो तथा जमशेदपुर, ओडिशा में राउरकेला, कलिंगनगर तथा दैत्रे, छत्तीसगढ़ में भिलाई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में सलेम,
कर्नाटक में विजयनगर तथा भद्रावती, महाराष्ट्र में दालोवी तथा विश्व में प्रमुख लौह एवं इस्पात केंद्र निम्नलिखित है। संयुक्त राज्य में महान झीलों का क्षेत्र तथा पिट्सबर्ग क्षेत्र, चीन में अनशन, वुहान तथा पाओतो त्रिकोण, जापान में हिमेजी, कोबे, ओसाका तथा टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, रूस में यूराल, कुज्नेट्स और मॉस्को क्षेत्र, फ्रांस का लॉरेन तथा सांवर म्यूज क्षेत्र, ब्रिटेन में डर्बी, लीसेस्ट, ग्लासगो, शेफील्ड, बर्मिंघम आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। भारत विश्व के उन देशों में से है जहां कोयले के सर्वाधिक निक्षेप हैं, फिर भी भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास तथा संस्थापन अपेक्षाकृत अधिक प्रासंगिक होते जा रहा है। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। भारत गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का गठन करने वाला विश्व का प्रथम देश है। इसकी नवीकरणीय ऊर्जा की ग्रिड क्षमता लगभग 30 गीगावाट हो चुकी है। भारत पवन ऊर्जा उद्यम के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला अपेक्षाकृत नया देश है। फिर भी पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में इसका विश्व में 5वां स्थान है। यहाँ 21,262.23 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना तथा सौर ऊर्जा उत्पादन उल्लेखनीय दर से बढ़ रही है। भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन लागू कर चुकी है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 में मिशन के अंतिम चरण तक सौर ऊर्जा आधारित 20,000 मेगावाट ग्रिड की स्थापना करना है। इसके अंतर्गत अभी तक 2,647 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। भारत अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए 106 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित कर चुका है। लगभग 1365 मेगावाट क्षमता के बायोमास ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। लगभग 3,803 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की जा चुकी है तथा लगभग 2,512 मेगावाट क्षमता के खोई आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अतीत में भारत ने अपने सड़क नेटवर्क के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन नहीं किया, किंतु वर्तमान में यह अपनी सड़क अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। भारत के आर्थिक विकास में सड़क नेटवर्क के महत्व का परीक्षण कीजिए। सड़कों को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। वस्तुओं और लोगों के परिवहन में सड़क नेटवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे देश में जहां बहुत अधिक भौगोलिक विविधता है, यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में परिवहन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह उन स्थानों को जोड़ता है जो रेल नेटवर्क से दूर है। यह अन्य परिवहन नेटवर्क जैसे कि रेलवे, वायुपत्तन और समुद्रतल के बीच एक पूरक भूमिका अदा करता है। यह पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित उन दुर्गम स्थलों को जोड़ता है जिन्हें रेल नेटवर्क द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। यह रेल नेटवर्क या अन्य परिवहन नेटवर्कों की तुलना में अधिक आसान कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। रेल नेटवर्क की तुलना में सड़क नेटवर्क का निर्माण अधिक किफायती है। यह संपूर्ण भारत को एकल आर्थिक इकाई के रूप में जोड़ता है। इसने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के किनारे बहुत अधिक संख्या में लघु स्थानीय आर्थिक केंद्रों और रोजगारों का सृजन किया है। इसके द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादों का पूरे देश में आसानी से वितरण किया जा सकता है। यह उत्पादन केंद्रों से प्रसंस्करण केंद्रों तक कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। इसी के साथ यह विश्लेषण समाप्त होता है। आपको अगले मॉक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।